This is week number 2 and lecture number 6. Course name Introduction to Ancient Indian Architecture. Module name Pre-Mauryan and Mauryan Architecture. Title Glimpses of Architecture as Depicted in Vedic Literature. सर्वप्रथम मैं वैदिक काल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना चाहूँगी. इंट्रोडक्शन टू वैदिक एज. भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में उत्पन्न वैदिक सभ्यता एक सांस्कृतिक समृद्धि का काल रहा है. हड़प्पा युग के पश्चात मौर्य युग के पूर्व वास्तुकला का इतिहास हमें साहित्यों में ही प्राप्त होता है, परंतु इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमें वास्तविक अवशेषों से ही ज्ञात होता है. साहित्य से वास्तु विन्यास की एक रूपरेखा तो तैयार की जाती है, लेकिन वास्तविक स्वरूप की पुष्टि हमें वास्तु अवशेषों से ही होती है. ऋग्वेद का समय हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात प्राप्त होता है. इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम भारत तक इसका विस्तार मिलता है. इसकी पहचान आर्यन से की जाती है, जो एक विवादास्पद विषय है. आर्यन के बारे में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत आता है, जिसमें कि गंगानाथ झा, DS द्विवेदी, LD कल्ला ने यह बताने की कोशिश की कि वैदिक आर्य न तो विदेशी थे, न ही भारत में आकर बसे, बल्कि वे मूल निवासी थे जो सप्त सिंधु को अपना मूल निवास मानते हैं. इसके विपरीत बाल गंगाधर तिलक जो उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों का सुझाव देते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान भी इसको आर्कटिक क्षेत्र, जर्मनी, मध्य एशिया, मध्य यूरोप इसका मूल निवास बताते हैं. यह सिद्ध हो चुका है कि आर्य भारत में प्रवेश करने से पहले मध्य एशिया में एक लंबे समय तक रहे और इनका क्षेत्र पंजाब सप्त सिंधु क्षेत्र रहा. अब हम अगर ऋग्वेद की सभ्यता के बारे में बात करें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें कि हमें ग्रामीण खानाबदोश सभ्यता का परिचय मिलता है. हम अगर किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें सोर्सेज पे यानी स्रोत पे निर्भर होना पड़ता है. लिटरेरी सोर्स ऑफ वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं. प्री वैदिक, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, दूसरा लेटर वैदिक, जिसे उत्तर वैदिक काल भी हम कहते हैं. ऋग्वैदिक, जिसकी टाइमलाइन 1500 BCE टू 1000 BCE मानते हैं, जिसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक, 10,627 श्लोक हमें दिखाई देता है. इसका संकलन यहाँ मिलता है. इसके अलावा ये कृषि एवं ग्रामीण सभ्यता से जानी जाती है. उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद का संकलन किया जाता है. इसका टाइमलाइन 1000 BCE टू 600 BCE बताया जाता है. हम उत्तर वैदिक की बात करें तो इसमें हम धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की तरफ जा रहे थे, पशुपालन, कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और इसकी पहचान हमें उत्तर वैदिक में देखने को मिलती है. वैदिक साहित्य में हम वैदिक आर्किटेक्चर की बात करें, उसका सोर्सेज हमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषदों से प्राप्त होता है. वैदिक साहित्य में हमें वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में ये सोर्सेज हमें उसकी एक रूपरेखा तैयार करने में मदद करती है. जो हमें वैदिक साहित्य में दिखाई देता है, उसी के आधार पर हमने वैदिक आर्किटेक्चर की एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की है. वेरिफिकेशन ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर, इसके आधार पे हमें ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक को दो भागों में डिवाइड किया है. ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक में हमें वैदिक आर्किटेक्चर के परिप्रेक्ष्य में हमें जिसकी सूचनाएं मिलती हैं, हमें उनकी एक रूपरेखा तैयार की है. ऋग्वैदिक में बात करें तो गृह, पुर, दुर्ग, ग्राम, यज्ञशाला. लेटर वैदिक में बात करें यानी उत्तर वैदिक काल में पुर, नगर, गृह, रिलीजियस आर्किटेक्चर लाइक चित्ती, वेदिका, इसका कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है. हमें जो ऋग्वैदिक में गृह, पुर दिखाई देता है, उसका विकसित स्वरूप हमें लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर इन ऋग्वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक में हम गृह की बात करें तो इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं.
गृह द्वार, बैठक सभा, पत्नी सदन, उसको अंतःपुर भी कहा जाता है, और इसके अलावा अग्निशाला का भी उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में घर के लिए अनेक पर्याय शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे गृह, गय, धामन, दम, सदन, स्थान, सदम, वास्तु, वसति आदि। ये सारे शब्द गृह के लिए हमें ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त करते हुए दिखाई देते हैं। परिवर्तित काल में इसे आवास, भवन के रूप में हमें दिखाई देता है। अगर गृह के प्रकार के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक पीरियड में गृह एक सुनिश्चित या सीमित भाग के लिए किया जाता है, जैसे कि ऊपरी मंजिल या अट्टालिका। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमें गृह का कॉन्सेप्ट मिलता है। सदस्य यानी घर की बैठक सभा, पत्नी सदन यानी घर में जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं, अंतःपुर, उसकी चर्चा हमें मिलती है। इसके अलावा अग्निशाला, जो एक प्लेस डेडिकेट किया जाता है ईश्वर को, एक स्थान, और उसमें सारे धार्मिक रिचुअल्स, धार्मिक कृतियों का कार्य किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ऋग्वेद में गृह का मिलता है। ऋग्वेद में गृह के घरों की बनावटों के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि अभी हमें गृह में शेप, आकार के बारे में पता चलता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें वृत्ताकार, आयताकार घरों का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। मुख्यतः ये घास, फूस, छाजन, बांस बल्लियों से बनाए जाते थे, और इनका कॉन्सेप्ट ये हमें दिखाई देता है कि गृह का कॉन्सेप्ट ऋग्वेद में किस प्रकार से बनाए जाते थे। वृत्ताकार, आयताकार, जो खंभों पे लगाकर घास फूस छाजन से बनाकर उनको बनाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर इन ऋग्वेद। पुर का कॉन्सेप्ट हमें ऋग्वेद, लेटर वैदिक दोनों में दिखाई देता है। ये हमें दुर्ग, गढ़, इस संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में हमें असुरों और के लिए सुदृढ़ पुर और या शहर, ऐसे अधिकांश शब्दों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि अधिकांश विद्वान दुर्ग जैसे नगर निर्माण के द्योतक मानते हैं। अनेक बार इंद्र को पुरंदर, पुरबिद आदि नामों से भी ऋग्वेद में अभिहित किया गया है। पुर का अर्थ नगर या शहर से लिया गया है। हमें ऋग्वेद में कई संदर्भों में पुरों का प्रयोग मिलता है, जैसे कि अस्य मन्यमयी अर्थात पत्थरों के पुर की बात की गई है। पुर का उल्लेख सिर्फ असुर के संदर्भ में ही नहीं आता है, बल्कि अग्नि से प्रार्थना करते समय पुर का उल्लेख आता है कि अपरिमित वैभवशाली धातुमयी 100 पुरियों द्वारा हमारी रक्षा करें। ऐसे पुर का कॉन्सेप्ट हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। पुर का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो हमें मड, वुड इससे बने हुए दिखाई देते हैं, और ये इनका जो स्थिति था वो गांव के नियर और अंदर, यानी कि समीप और या अंदर उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। इसका मेन उद्देश्य जो होता था वो इन्वेजन यानी प्रोटेक्ट फॉर इन्वेजन एंड नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या कोई इस तरह से समस्याओं से इसका निदान हो सकता है। हमें परिवर्तित साहित्यों में इसका रेफरेंस मिलता है, जो कि पुर का कॉन्सेप्ट पत्थर और धातु से बने के संदर्भ में भी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम अब ग्राम की बात करेंगे। ऋग्वेद में हमें प्रचुर मात्रा में ग्राम के रेफरेंसेस पता चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण, ग्राम वर कंस्ट्रक्टेड क्लोज टू ईच अदर, यानी गांव का कॉन्सेप्ट, जो ग्राम का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, वो एक दूसरे के बहुत ही समीप बसाए जाते थे। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उनको ग्राम को बनाने के लिए उनको सड़कों से जोड़ा जाता था, कनेक्ट किया जाता था। उनका लोकेशन वहाँ पर बनाया जाता था जहाँ पर जल स्रोत हो, और बहुत ही क्लोज वहाँ पर कहीं ना कहीं जल स्रोत का स्थान रहे। हम इसके बारे में बताने के लिए कुछ विद्वानों के मत की चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड्स, बिग ग्राम वर रिफर्ड टू एज महाग्राम। उन्होंने बड़े ग्रामों को महाग्राम के शब्द से संबोधित किया है, यानी ग्राम और महाग्राम का उन्होंने विभाजन बताया है। अकॉर्डिंग टू हेवेल,
गांव रेक्टेंगुलर शेप में बनते थे जिनमें मुख्यतः 4 दरवाजे होते थे। सबका एक अपना एंट्रेंस प्रवेश द्वार होता था। अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन, ग्राम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी वुड से फेंसिंग की जाती थी, उसकी सुरक्षा द्वार उसका बनाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यज्ञशाला। यज्ञशाला यानी कि ऐसा स्थान जो यज्ञ के लिए डेडिकेट या समर्पित किया जाता था। इसका संदर्भ हमें ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञशाला के लिए हमें यज्ञशाला, यज्ञ सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयुक्त दिखाई देता है। इनके लिए विशेष निर्मित स्थानों के संकेत भी हमें मिलते हैं। देवताओं के पूजा स्थल के रूप में बने गृह का अस्तित्व का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। इनको बनाने के लिए ब्रिक यानी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे इष्ट या इष्टिका कहा जाता था। हमें यज्ञशाला में कई स्थलों पे इसका उल्लेख मिलता है, जैसे देवस्य सदने, गृह देवगृह का अस्तित्व जान पड़ता है। यक्षम सदम, यक्ष देवता का स्थान, पूजा स्थल या पूजा गृह की सूचना हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमें यज्ञ वेदी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि यज्ञ वेदी का स्थान उर्वर भूमि अर्थात फर्टाइल लैंड पर बनाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें ईंटों का प्रयोग, जिसे इष्ट इष्टिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इनके लिए ईंटों के लिए मूल शब्द इष्ट का प्रयोग और इष्टिका का प्रयोग आता है। तथा हमें यज्ञशाला के समीप एक स्तंभ का संदर्भ मिलता है। वो वुड के बने होते थे और उनका जो डायरेक्शन होता था वो पूरब में बनाया जाता था। इसमें स्तंभ में पशुओं की बांधने का प्रचलन हमें दिखाई देता है। हम यज्ञ में जो पशु बलि की बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लेटर वैदिक में पुर की बात करेंगे। पुर का कॉन्सेप्ट इन लेटर वैदिक पीरियड यजुर्वेद, तैतरीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर पुर का कॉन्सेप्ट नगर से लिया जाता है, अर्थात शहर, सिटी बताया जाता है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं के भी पुर के स्थान का जिक्र किया गया है, जैसे इंद्रपुर, वरुणपुर। मैकडॉनल्ड ने पुर और महापुर के अंतर के बारे में भी बात की है। महापुर का रेफरेंस हमें यजुर संहिता गोपर ब्राह्मण में दिखाई देता है। इसके अलावा पुर का कॉन्सेप्ट अर्थात बड़े नगरों यानी महापुर का उल्लेख आता है। श्वेताश्वर उपनिषद में हमें 9 द्वार पुर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, 9 गेट्स कंटेनिंग नगर। कठोपनिषद पुर में हमें 119 गेट्स का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में हमें अनेक स्थलों पे पुर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगर की, जिसका रेफरेंसेज हमें गंगा यमुना दोआब क्षेत्र अर्थात गांगेय क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र। गांगेय क्षेत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपरी गांगेय क्षेत्र, मध्य गांगेय क्षेत्र और निम्न गांगेय क्षेत्र, जिसमें गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को हम ऊपरी गांगेय क्षेत्र के नाम से अभिहित करते हैं। उसका हमें संदर्भ मिलता है कामपिल्य। कामपिल्य जो कि उत्तरी पांचाल की राजधानी है। रिसेंट टाइम में फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से उसको जोड़ा जाता है। इसके बारे में मैत्रेयी संहिता में हमें एक संदर्भ आता है कि सुभद्रिका जो है वो कामपिल्य वासिनी है। इसके पश्चात कौशाम्बी जो कि वत्स महाजनपद की राजधानी है, जिसका रेफरेंसेज हमें शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण में दिखाई देता है। अयोध्या जिसका रेफरेंस हमें ऐतरेय ब्राह्मण में दिखाई देता है। तो उत्तर वैदिक काल में नगर का कॉन्सेप्ट हमें इन जनपदों के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट गृह। रेफरेंस टू इन लेटर वैदिक पीरियड में गृह के बारे में हमें अनेक संदर्भ मिलते हैं। अगर हम बात करें कि अथर्ववेद में, तो हमें गृह के कंस्ट्रक्शन के बारे में उसका उल्लेख मिलता है। सदन हर्म शब्द का प्रयोग गृह के संदर्भ में लिया जाता है। सदन अर्थात गृह, हर्म अर्थात प्रसाद, यानी गृह से बड़े स्थानों का उल्लेख प्रसाद के लिए किया जाता था। हम अगर वीर्यवर्धन का उल्लेख देखते हैं तो
अग्निशाला, पत्नी सदन, सदस्य और देवनाम सदस्य, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेज हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। उत्तर वैदिक काल में अग्निशाला जल स्रोत का अलग स्थान, अलग सदन के रूप में प्रयुक्त हमें दिखाई देता है। अर्थात गृह शब्द का उल्लेख और गृह के अलग अलग स्थानों का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में अनेक संदर्भों में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चित्ती। चित्ती का उपयोग वेदी के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ के लिए अनेक वेदियों का, जिसे चित्ती, वेदी, चित्त का वर्णन आता है। इसका विस्तार उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। शतपथ ब्राह्मण में हमें पता चलता है कि चित्ती को बनाने के लिए क्ले ब्रिक का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तैत्तिरीय संहिता में हमें चित्ती को बनाने के लिए इष्टिका शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। चित्तियों में इष्टिका शब्द का प्रयोग हमें अनेक जगहों पर मिलता है। इष्टिका के लिए अथर्ववेद में 11,170 या 11,190 ईंटों का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है कि इतने ईंटों से चित्तियों का निर्माण किया जाता था। इसके साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि चित्तियों को बनाने के लिए उसमें खंडित ईंटें, उबड़ खाबड़, अधपकी ईंटें का प्रयोग निषेध था। उस तरह की ईंटों का प्रयोग हम चित्तियों में नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही साथ उनके साइज, शेप यानी आकार, प्रकार, इन सब का भी उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल के आपस्तंभ, कात्यायन, बौधायन धर्मसूत्र में प्राप्त होता है। इन चित्तियों का प्रयोग एक विशेष पर्पज, विशेष उद्देश्य के रूप में किया जाता है, जो हमें कई प्रकार की चित्तियों का उल्लेख यहाँ पर दिखाई देता है कि चित्तियों का प्रयोग अलग अलग पूजा, अलग अलग धार्मिक कृतियों के रूप में इसको किया जाता था। इसमें कुछ मैंने यहाँ पर चित्तियों के प्रकार का उल्लेख किया है, जैसे सेन चित्ती। सेन मतलब ईगल, इसको यूज फॉर अटेंडिंग हेवन। कनक चित्ती, कनक में सारस, अटेंडिंग इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आफ्टर लाइफ। अलाद चित्ती, बगुला, यूज इन अटेंडिंग सुप्रीम पावर एंड ट्रूथ। द्रोण चित्ती, द्रोण मीन काक, अटेंडिंग वेल्थ। कुर्म चित्ती, कुर्म मीन्स टर्टल, टॉर्टोइस। प्रयोग चित्ती यानी डिफेटिंग एनिमीज। उभयक चित्ती, सिमिलर टू प्रयोग चित्ती। परिचाय चित्ती, परिचाय चित्ती मीन्स यज्ञ अग्नि, ये सर्कुलर शेप में होते थे, यूज फॉर अटेंडिंग ग्राम विजय। शमशान चित्ती, सर्कुलर शेप, अटेंडिंग पीस इन आफ्टर लाइफ फॉर डेथ। यानी इन चित्तियों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शत्रु विजय के लिए, ग्राम विजय के लिए, पावर ट्रूथ प्राप्त करने के लिए, पावर सुप्रीम पावर प्राप्त करने के लिए अनेक जगहों पे, अनेक परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता था। और हमें इन चित्तियों के कुछ प्रकारों का उल्लेख जो इस आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेन चित्ती, रथ चक्र चित्ती, द्रोण चित्ती, कुर्म चित्ती का आकार किस प्रकार से हमें इन लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक में हमें प्राप्त होता है। इन चित्र के माध्यम से आप उन चित्तियों का अनुमान लगा सकते हैं कि उनका आकार प्रकार कैसे होता था। अब हम वेदिका के बारे में बात करेंगे। वेदिका यानी कि अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, रेलिंग, इसका प्रयोग हम हाउसेज, रिलीजियस प्लेसेज और ट्री को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती थी। इनको हम वुड से बनाते थे और जनरली वुड का हम ग्राउंड में उसको इंसर्ट करते थे और उसको फेंस करने के लिए, उसको टिकाने के लिए उस पर बरेलिया लगाकर उसको मजबूत बनाते थे। इस प्रकार के बाड़, वेष्टनी और वेदिका का हमें स्ट्रक्चर यूज दिखाई देता है। तोरण, तोरण जनरली एंट्रेंस गेट की बात की जाती है। तोरण को स्तंभ यानी वेदिका से ही जोड़ा जाता था, स्तंभ लगाकर उसे एंट्रेंस बनाया जाता था और उसमें एग्जिट और एंट्री पोल हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ वैदिक साहित्य में हमें अनेक स्थानों पर
वेदिका का प्रयोग दिखाई देता है। प्रारंभिक फेज में वेदिका तोरण का प्रयोग बम्बू बांस बल्लियों से बनाया जाता था। बाद में ये डेवलप होकर गेटवे या तोरण का रूप धारण कर लिए। अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन की जो सांची और भरहुत में हम तोरण द्वार देखते हैं वह वैदिक वास्तु का ही विकसित स्वरूप है। इस तरह के हमें वेदिका और तोरण का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है इन लेटर वैदिक पीरियड। अगर अभी तक हम बात कर रहे थे वैदिक वास्तु का साहित्यिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में, हमें अगर बात करें कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो हमें कोई पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर में हमें उस समय की कुछ पॉटरियाँ मिली हैं जिसको हम वैदिक एज से कहीं ना कहीं संबंधित करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीबी लाल, पेंटेड ग्रेवेयर को उन्होंने वैदिक एज से संबंधित किया है। पेंटेड ग्रेवेयर की फाइंडिंग हमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, मथुरा, अहिछत्रा, जुगानखेड़ा, भगवानपुर, कौशाम्बी आदि पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है, जिसमें ये कुछ पॉटरियों के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। ये साइट से जहाँ हमें पेंटेड ग्रेवेयर मिला है, जो कि ये सारे पुरास्थल कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे। तो अगर हम देखें कि साहित्यिक सोर्सेज के साथ हमें पुरातात्विक स्रोतों का वास्तुकला के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई संदर्भ तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको उसके समय अवधि से ज़रूर जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार हमें वैदिक वास्तु यानी वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में जो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से उनका उल्लेख मिलता है, उस आधार पे हमने अभी तक उसका डिवीज़न किया, उसको विभाजित किया और किस प्रकार से वहाँ पर किन शब्दों का चयन होता था वैदिक आर्किटेक्चर में, ये सारी बातें हमने आपसे बताई। अभी तक हमने इसमें वैदिक साहित्य के परिप्रेक्ष्य में वैदिक वास्तुकला, वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में बात की, जो कि प्रारंभिक अवस्था थी, जो कि घास फूस बांस बल्लियों से बनते थे और उसका विकसित स्वरूप हमें बाद के कालों में दिखाई देता है। अगले लेक्चर में हम टाउन प्लानिंग इन कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे और उसमें हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में नगर नियोजन के का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।